Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. This is the 89th video of this 90 days long series. 3 महीने continuously we have tried to give you something to help you master the craft of answer writing. और यही 3 महीने आपको मिलते हैं बिफोर यूपीएससी मेंस, जिसमें आप आंसर राइटिंग करते हैं, स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड एवरीथिंग. हाउ टू कंसोलिडेट दैट 3 months. Today the video will be about final 10 days strategy for UPSC mains. Now this is the time when you do not write answers but you already refine what you have learned. तो इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. एज ऑलवेज मेंशन्ड, मैं हमेशा फोकस करती हूँ मोर ऑन द डोंट्स दैन द डूज. So today also let's begin with what not to do. In last 10 days. सबसे पहली चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सोचते हैं 10 दिन बचे हैं, डेली 10 आंसर लिखेंगे तो 100 आंसर तो हम लिख ही सकते हैं, अभी भी टाइम है. प्लीज डू नॉट राइट 10 आंसर्स पर डे. नेक्स्ट, स्टूडेंट ने कोई भी डेटा कहीं पे कोई टॉपिक पढ़ा, उनको लगा शिट ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस पे पढ़ने बैठ जाते हैं. नो न्यू टॉपिक्स. और सोर्स जो भी पढ़ा है उस पे ध्यान देना है. ऑफ कोर्स जो करंट रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है आप उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, किस बारे में है, उसको आप अपनी प्रेजेंट नॉलेज में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट जो मेनली स्टैटिक पोर्शन की बात हो रही है, मैं स्पेसिफिकली उस पर फोकस कर रही हूँ कि उसमें कुछ भी नया सोर्स मिल गया है, कोई नई बुक आ गई है, एस्से राइटिंग पे आपको पता चल रहा है कुछ नया आ गया, या आपको GS2 पे पॉलिटी का कहीं कंसाइज बुक मिल रही है. डोंट, जो भी पढ़ा है उसी पे ध्यान देना है. Overloading yourself with number of mock test. जिस दिन से आपको पता होता है ना आप मेंस दे रहे हैं, आप तब से ही मॉक टेस्ट लिखना चालू कर देते हैं, सेक्शनल स्टार्ट करते हैं, फुल लेंथ स्टार्ट करते हैं. बट जो आखिर के 10 डेज है ना, उसमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. ऑफ कोर्स फुल लेंथ टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द 10 डेज. बट डेली में 3-3, 4-4 टेस्ट लगा लेना, ब्रेन को थकाना, उसके साथ साथ कभी होता है आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, दूर रहिए इस सबसे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग करते हैं, दे इग्नोर GS4 एंड एस्से. और मैंने हमेशा बोला है यही 2 पेपर्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और इजी मार्क्स भी हैं. अगर आपने थोड़ा अच्छे से मेहनत करी है, स्ट्रक्चर पता है, तो GS4 और एस्से में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं और आपकी मेंस की रैंक इंप्रूव हो सकती है. So always make sure that you do not ignore GS4 and essay. Now next, ये तो हमने देख लिया क्या नहीं करना चाहिए. अब क्या करना चाहिए. So what to focus on. I'll give you 4 core principles. Let's begin with the first one. Revise model answer template. अब ये क्या होता है, देखिए GS1, 2, 3 and 4 सबकी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले GS1 में सोशल इश्यूज, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री. कोई भी एग्जाम्पल मिल रहा है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक फैक्ट है जो भी आप अपने नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज करिए. GS2 में पॉलिटी है, टॉपिक्स जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो बहुत ही रेपिटेटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे एक टेम्पलेट कैसी बनाएंगे आप, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन पैटर्न पे. मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जब मैं आंसर राइटिंग कराया मैंने थ्रू आउट द वीडियोस मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है. आप वही अप्रोच को रट्टा मार लीजिए कि सपोज अगर एजुकेशन, हेल्थ या इसी कोई पैरामीटर पे क्वेश्चन आया है
मुझे स्टार्टिंग कैसी करनी है। अगर फैक्ट से करनी है तो क्या मेरे पास उनके फैक्ट्स हैं, डेफिनेशन से करनी है तो क्या मैं डेफिनेशन लिखने के केपेबल हूँ, मतलब द वर्ड्स दैट आई हैव टू यूज, कौन सा पैटर्न रहना है, ताकि स्ट्रक्चर पे आपको बाद में जाके सोचना ना पड़े। सो फॉर दिस पेपर यू कैन स्ट्रिक्टली फॉलो द टेम्पलेट्स आपने जो भी बनाई हुई है, अपने प्रीवियस आंसर्स को देखिए। फॉर GS3 स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, राइट, ऑल्सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। अब इन सब में क्या यूज हो सकता है, आपको इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पहले डायग्राम्स पता होने चाहिए, ठीक है, फ्लो चार्ट्स आने चाहिए। साइंस एंड टेक में या किसी में भी अगर आपको कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज या किसी के यूजेस पे आप चाह रहे हैं वर्ड लिमिट सेव करना, तो फ्लो चार्ट का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। इकोनॉमी के लिए आपके पास रेडी डेटा होना चाहिए, बहुत सारा ट्रेंड एनालिसिस होता है, जो बेसिक डेटा इकोनॉमी के हैं रिपीटेटिव जो यूज कर सकते हैं, वो सब आपको रिवाइज करना है। इन फोर्थ, केस स्टडी का फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है, पूछा जाए नहीं पूछा जाए, मैंने हमेशा आपको केस स्टडी का भी हमने अच्छे से एनालिसिस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी। किस तरह से, सबसे पहले आप केस का एक आउटलाइन देंगे, उसके बाद आप स्टेक होल्डर्स के बारे में बताएंगे, पूछा गया नहीं पूछा गया, बट आप स्टेक होल्डर्स लिख दीजिए, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यू विल एड्रेस द डायलेमास। अब डायलेमास आपको देखने हैं, वर्सेस में पूछा गया है, क्या इसको एक्सप्लेन करना है, कितना वर्ड लिमिट है। फिर अगर आपसे पूछा गया व्हाट स्टेप्स यू विल बी टेकिंग, तो स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है और बहुत ही स्पेसिफिकली अपने ऑप्शंस को बताना है। जो भी स्ट्रक्चर होता है केस स्टडी का, आपने केस स्टडी वीडियो नहीं देखे प्लीज देख लीजिए, हमने थरो उस पर डिस्कशन किया है। उसके साथ साथ एथिक्स में आप कोर्ट बेस्ड इंट्रोज, एसे वगैरह के लिए जो भी आपका एनरिचमेंट है, जितना भी आप काम है कोर्ट बेस्ड आप यूज कर सकते हैं एथिक्स में भी, और ऑफ कोर्स एसे के लिए तो सेपरेट जो डेटा आपको पढ़ना है। तो दिस इज अबाउट रिविजन, जिसमें आप 2 से 3 टेम्पलेट रखेंगे अपने दिमाग में। अब एथिक्स में भी कुछ केस स्टडीज बहुत कॉमन है, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, ठीक है, उसमें क्या, तो पहले ही आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं, क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने टेम्पलेट्स का रिविजन बैक टू बैक किया है, बहुत हेल्प मिलेगी आंसर्स लिखने में। आपका आधा टाइम बचेगा आंसर में, जो आप 2-3 मिनट सोचने में दे रहे हैं वो आपके 1-2 मिनट में ही सारी चीज हो जाएगी। तो द फर्स्ट वन इज रिवाइज, नाउ द सेकेंड वन। अब मैंने बताया आपको आंसर राइटिंग भर भर के जो प्रैक्टिस नहीं करनी है, 10 आंसर पर डे, इसका मतलब क्या बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, टीवी देखना है, नहीं। प्रैक्टिस 1 आंसर पर डे बट टाइम्ड एंड इवैल्यूएटेड। का मतलब मैं समझाती हूं अभी। देखिए, आपको यहां पे फोकस क्या करना है, कंटेंट आप जितना पढ़ चुके थे, जो कुछ लर्न करना था वो सब आप कर चुके हैं, यहां पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट दैट कंटेंट, so you will focus on structure, of course that will be more important than content here। तो ये क्वेश्चन तो आपको नहीं पता है ना एग्जाम में क्या आने वाला है, तो कंटेंट तो कहीं ना कहीं से कंसोलिडेट करके आपको लिखना ही है। स्ट्रक्चर पे आपका फोकस अच्छा है, होल्ड अच्छा है, तो आपका आंसर भी अच्छा निकल के आएगा। टाइम क्यों, क्योंकि हमेशा आपको एक, मैंने बताया स्टॉप वॉच का यूज करना है। टाइम लिमिट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आइडियल टाइम क्या होता है, 7 to 8 मिनट्स फॉर 10 मार्क, 11 से 12 मिनट फॉर 15 मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्दो वी एक्सपेक्ट कि आपने 3 महीने कॉन्टिन्यूसली, मैंने हमेशा कहा है जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, नॉट जस्ट बिफोर द मेंस, आप पूरी प्रिपरेशन में टाइमर का यूज करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया भी होता है, हेल्प भी होती है जल्दी जल्दी आंसर लिखने में। तो द की पॉइंट हियर इज अबाउट टाइम एंड स्ट्रक्चर। व्हाट एल्स, इवैल्यूएशन, गेट इट इवैल्यूएटेड, किसी से भी, अपने पीयर से, मेंटर से, या आपने जो भी मॉक टेस्ट या कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हैं उसका एक आंसर लिखिए। कोशिश करिए आप एक जीएस पेपर ले लें, 4 डेज हो जाएंगे आपके कवर पर जीएस पेपर। अब सपोज आपने एक जीएस पेपर का एक आंसर करा है, जो आपने हैंड रिटन उसको लिखा है, ऑफकोर्स टाइप्ड आंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं, हैंड रिटन आंसर आपने एक लिखा है जिसमें आपने टाइम पे और स्ट्रक्चर पे फोकस किया है मोर दैन द कंटेंट, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं प्रीलिम्स में अच्छा खासा आपने तैयारी करी है, कंटेंट पे ठीक ठाक होल्ड होगा आपका। इसके साथ साथ एटलीस्ट 2 आंसर को आप मेंटली स्ट्रक्चर कीजिए। मेंटली स्ट्रक्चर करने का मतलब आराम से रिलैक्स होकर आप लेटे हुए हैं, ठीक है, चाय पी रहे हैं, कोई पुराना पेपर उठा के देख लिया आपने, या आपने मॉक टेस्ट का कोई क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं किया है, दिमाग में सोचिए, अच्छा ओके इसमें मैं इंट्रोडक्शन में ये लिख सकता हूँ, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बॉडी का ये डायमेंशंस हो सकते हैं, एंड कंक्लूजन ये। जहां पे आपको लग रहा है नहीं मुझे इसमें तो मैटर ही नहीं समझ आ रहा, देन यू कैन लुक फॉर सोर्सेज, जो भी आपका कंटेंट आपने पढ़ा है, आपके पास जो भी डेटा है, या फिर नेट का यूज करिए कि उस पर मैं क्या लिख सकता हूँ। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ
मेंटली स्ट्रक्चरिंग द आंसर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेंस में जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो सबसे पहले आप मेंटली उसको सोचते हैं, ओके पढ़ते पढ़ते याद है, ठीक है इंट्रो में ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर में ये आएगा, एंड देन कंक्लूजन। सो फोकस ऑन स्ट्रक्चर, टाइम, एंड मोर ऑन द mentally structuring, and only one answer per day from each paper. Next up, the third priority. और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मेंस के पहले पढ़ने में ना कभी कभी हवा लगता है कि यार इस टाइम पे सब कैसे। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन इन सारे पॉइंट्स को अपने हैबिट ही बना लीजिए, इंटरनलाइज कर लीजिए सारी चीजें, ठीक, तो कोई प्रेशर आएगा ही नहीं एग्जाम के पहले। सॉरी, नाउ द थर्ड वन, ये बहुत ही इग्नोर्ड पॉइंट है, रिविजिट। क्या रिविजिट करना है? फीडबैक फ्रॉम कोचिंग। कोचिंग लिया है, टेस्ट सीरीज लिया है, या आपने कहीं से भी पीयर से इवैल्यूएट करा है, आपके पास इवैल्यूएटेड कॉपीज तो होंगी, वी होप। उसको प्लीज प्लीज जरूर देखिए, वो रखने के लिए नहीं है, उसको बंद करके अलमारी में रख दिया, नो, यू विल गो थ्रू ऑल योर मिस्टेक्स। अब यहाँ पे अच्छे आंसर जिसमें अच्छे मार्क्स मिले उसको मत ध्यान दीजिए, मिस्टेक्स पे क्या ध्यान देंगे? सपोज इवैल्यूएशन में कमेंट्स कैसे आते हैं, दैट इंट्रोडक्शन इज वेरी जेनेरिक या वेग इंट्रोडक्शन है, तो आपको इंट्रो पे मतलब काम करना है, या कंक्लूजन वीक है, ठीक है, कहीं पे आपने कोई फैक्चुअल एरर कमिट किया है तो आपको ध्यान रखना है कि वो फैक्ट आपने रेक्टिफाई कर लिया और उस तरह की आप कोई मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे अगर आपका है तो आपको इंश्योर्ड हो जाना चाहिए कि आपने इस टॉपिक पे काम किया है, language proficiency is better. So the point here is whatever mistakes were pointed out throughout your mock test, quickly go through them and you make sure that अब जो revised answers हैं जो अब आप practice कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट ये problems तो नहीं आ रही हैं, है ना। और throughout your 3 months जब आप mock test का देते हैं तो mock test में usually क्या होता है, बच्चे आंसर लिखते हैं ना, वो एक tedious task है, वो भेज रहे हैं, आधे लोग तो उस evaluation जो evaluated copy आती है बस marks देख के छोड़ देते हैं। मार्क्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, कमेंट्स पे ध्यान दीजिए, इवैल्यूएटर क्या कहना चाह रहा है, और अपने अगले आंसर में देखिए क्या वो रिपीटेड कमेंट आ रहा है, मतलब क्या बार बार फैक्चुअल एरर कर रहे हैं, बार बार आपके इंट्रोडक्शन वीक हो रहा है, कंक्लूजन वीक हो रहा है और उसको इंप्रूव करना है। तो दो दिस इज अ डेली प्रैक्टिस, बट स्पेसिफिकली इन द 10 डे अप्रोच आपको ये ध्यान रखना है यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, रिवाइज। पहले में तुम क्या टेम्पलेट का एक रिवीजन कर रहे थे, अभी हम देखेंगे अपने वैल्यू एडेड नोट्स। जो भी बच्चे मेरे मेंटरशिप में है ना, उन सबसे मैं ये बता चुकी हूँ, दिस इज नाउ फॉर ऑल। जब आप फाउंडेशनल एक तैयारी स्टार्ट करते हैं पूरे 1 साल की, तो स्टार्टिंग में जो हमारा प्लान है, स्ट्रैटेजी है, वो यही होता है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स फोकस नहीं पढ़ना है, मेंस फोकस्ड पढ़ना है, वन थिंग। बट साथ ही साथ आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो मेंस ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज इन 3 महीने में आप स्टैंडर्ड बुक्स पे नहीं जा सकते, आपके पास हैंड रिटन नोट होना चाहिए। बहुत से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं, कंपाइलेशंस आते हैं, उनको रेफर करते हैं, दैट्स टोटली फाइन, बट इट हैज़ टू हैव सम पर्सनल टच। उसमें आपको पता होना चाहिए, उसमें आप 10 बार उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि ठीक है ये नोट्स मुझे पता है किस पेज पे क्या टॉपिक आ रहा है, इतना अच्छे से मेमोराइज हो जाना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द वैल्यू एडिशन नोट्स, मैं इस पर भी फोकस करती हूँ। कोई भी आप डेटा लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमारा मेंस ओरिएंटेड ही बन रहा है, इसमें सारा कुछ तो मैं नोट ही कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, साथ में आप एक A4 पेपर रखिए जो कोर डेटा है, जैसे कि विमेन पे कोई रिपोर्ट है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई डेटा है, NSSO की कोई रिपोर्ट है, ठीक, क्राइम ब्यूरो, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो रेपिटेडली यूज हो सकते हैं। सेंसस का डेटा है, मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी इस पे बनाया है जिसमें मैंने बताया कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जिनको आप थ्रू आउट द पेपर्स यूज कर सकते हैं। उन सारा का एक अलग फाइल होनी चाहिए, कितना 3 से 4 हद 5 A4 पेपर दोनों साइड्स अगर देखी जाए, आपको उसको रिवाइज करना है, बिकॉज वो ऐसा चीज़ है जो आपके कंटेंट को, आपके राइटअप को एनरिच करेगा। अब इसमें भी अगेन रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, वी आर अज्यूमिंग कि थ्रू आउट द 3 मंथ्स आप उससे कम से कम 4-5 बार तो वो डेटा पढ़ ही चुके हैं, तो याद तो हो ही जाता है, बट एटलीस्ट उसको ग्लांस एक बार देखिए और रजिस्टर करिए अपने दिमाग में कि ठीक है ऐसा भी कोई डेटा है, ये भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। दिस विल एनरिच योर आंसर। तो द 4 प्रायोरिटीज दे आर गोइंग टू एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके पास जो भी सारे पेपर्स हैं, आपके पास रेडी टेम्पलेट्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर बेसिक रखना है, टाइम पे आपने काम किया हुआ है, उसके साथ साथ इवैल्यूएशन भी हो रहा है, स्ट्रक्चर को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है, आपको पता है कितने टाइप के फ्लो चार्ट्स होते हैं और कैसे अलाइनमेंट रखना है, कंजेशन नहीं होना, रिपीटेड चीज़ें जो मैंने थ्रू आउट द वीडियोज़ बताई हैं। देन रिवाइज करना है फीडबैक। सो अब ये फीडबैक क्यों, ये बहुत ही स्पेसिफिक है पर पर्सन।
जो बच्चे की जो पर्सनल मिस्टेक्स हैं आपको उसको रेक्टिफाई करना है. एंड फोर्थ पार्ट इज द वैल्यू एडिशन विच विल एनरिच योर आंसर. नाउ व्हाट एल्स कैन बी डन? अब जो ये पार्ट है द 10-day स्ट्रैटेजी, दिस कैन डिफर. ये अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नोट पे भी कर सकते हैं, बट फॉर द स्टूडेंट्स, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको नहीं पूरी स्ट्रैटेजी बना के दे दीजिए, तो फॉर देम दिस 10-day स्ट्रैटेजी, इसमें मैं ये चीजें बता रही हूं दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट. ऑफ कोर्स यू कैन ऐड द फर्स्ट 3 days GS1 + 2. अब अगेन स्टूडेंट स्पेसिफिक ये है, आपको लग रहा है आपका GS1 स्ट्रॉन्ग है, GS2 इज कंपैरेटिवली वीकर, यू कैन गिव 2 days टू GS2 एंड 1 to GS1. बट यहाँ पे करना क्या है, नोट्स का रिविजन करना है, इसके साथ साथ एक आंसर जो मैंने बताया, जो ये प्रायोरिटीज है इन सबको साथ रख के, ठीक है, एक आंसर पर डे लिखना है. ऑफ कोर्स यू कैन ऐड, बट एक बेसिक चीज, द नेक्स्ट 3 days ऑफ कोर्स कैन बी गिवन टू GS3 + GS4, क्योंकि GS4 कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अब इसमें आप 4 और 5 डे को GS3 के लिए यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी भी है, साइंस एंड टेक, बहुत सारी चीजें हैं. 6 डे को आप यूज कर लीजिए केवल GS4 के लिए. इसमें जो भी आपका डेटा है, क्योंकि इसमें डेटा डायग्राम्स का रोल बढ़ गया इकोनॉमी सेक्शन में, प्लस केस स्टडीज के एग्जाम्पल्स, जो आपने कहीं ना कहीं तो एक नोट किए होंगे कि इतने तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं वेरियस आंसर्स में यूज कर सकता हूँ. ऑफिसर्स के हो गए या फिर फेमस पर्सनैलिटीज एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, गो थ्रू देम. 7th डे कैन बी यूज स्ट्रिक्टली फॉर एसे राइटिंग. एसे में आपके पास कोट्स का एक रेडी नोट होना चाहिए, वेरियस थिंकर्स के सारे कोट्स, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में किस तरह से लिखना है. मैंने एसे राइटिंग में भी आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में जो हमारा है एसे राइटिंग का, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंक्लूजन में आप क्या 2-3 डायमेंशंस को लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ों का रिवीजन. एंड आपने अगर कोई ऐसा एसे लिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स पॉइंट आउट कराई गई हैं कि आपके पास रेफरेंस है, उन सबको पढ़ लीजिए. सो बेसिक रिवीजन पार्ट. 8th डे विल बी क्रॉस टॉपिक रिवीजन. दिस विल बी ऑफ कोर्स अ मिक्स ऑफ ऑल GS पेपर्स, so that you can develop the linkages as well. एक दिन आप उसको डेडिकेट कर दिया. एंड द 9th डे कैन बी मॉक टेस्ट डे. अब ये क्यों जरूरी है? बिकॉज पहले तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं. अगर आपने फर्स्ट डे से मेरे वीडियोस देखे, मैंने बताया अगर आपने पेपर टाइम पे कंप्लीट किया है देन हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन. तो टाइम बाउंड होना चाहिए एंड रियल एग्जाम इन्वॉर्मेंट. ब्रेक्स में नहीं देना है, लोगों के बीच बैठ के नहीं देना है. आपको यही सोचना है कि ये टेबल चेयर एग्जाम में ऐसे ही माहौल है, सामने आपका इन्विजिलेटर है, बहुत बच्चे लिख रहे हैं, और वो ही पूरा माइंडसेट के साथ. सो दिस विल बी माइंडसेट ट्रेनिंग डे. मॉक टेस्ट फुल लेंथ. एंड द लास्ट डे विल बी फॉर रिव्यू प्लस रेस्ट. लास्ट डे कोई भी पढ़ाई, कोई भी किताब खोल के मत देखिए. जो फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी हैं, आपने जो सोचा होगा कि मेरा ये स्कोरिंग सेक्शन है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो आप मेंटली सोच सकते हैं, जस्ट डू दैट एंड बेसिकली रेस्ट. गिव योर ब्रेन सम रेस्ट सो दैट जब आप अगले दिन पेपर देने जाएं तो यू आर फुल्ली चार्ज्ड. थ्रू आउट दीज 10 days अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया है, and of course with a very good preparation throughout the 3 months, you will do well in the mains examination. You just need to trust the process. जितनी भी पढ़ाई करनी थी, तैयारी करनी, that all have been done. अब उस सबको किस तरह से स्मार्टली लिखना है, कैसे एग्जामिनर तक अपनी बात को पहुंचाना है थ्रू स्ट्रक्चर, नीट प्रेजेंटेशन, that needs to be done. So I hope this video was helpful and you will follow such a strategy before the 10 days of your mains exam. We'll be coming up with the last video of this series tomorrow. Thanks for watching.